नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त में हम उन तमाम खबरों को लेकर आते हैं जिस पर आपकी नजर रहती है, जिसके बारे में आप जानना समझना चाहते हैं, और उन खबरों के पीछे का एजेंडा भी हम आपको बताते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सब सामने आई है वो हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे भी कि आखिर क्या है इस खबर के मायने। भोजशाला परिसर, इंदौर हाईकोर्ट के बेहद महत्वपूर्ण फैसला इस पर आया है। भोजशाला को हिंदू मंदिर करार दिया गया है और इसके विभिन्न पहलुओं पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और इसके अलावा भी हम कर्नाटक से पश्चिम बंगाल तक की सियासत को समझने की कोशिश करेंगे, जहां पर हिजाब पहनने पर तो छात्रों को कहा गया है कि वो हिजाब पहन सकते हैं, लेकिन अगर कोई भगवा वस्त्र है तो उस पर रोक है। तो ये कैसी सियासत है, ये भी हम आपको बताएंगे। और बात होगी इसके अलावा केरल के सियासत की भी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। भोजशाला मंदिर पर भारत यूएई रक्षा ऊर्जा निवेश पर बड़ा समझौता सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर हैं। यूएई के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति से की मुलाकात। कहा, हॉर्मूज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना जरूरी। सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने का किया आह्वान। इंदौर हाईकोर्ट का अहम फैसला, भोजशाला परिसर एक मंदिर। एएसआई की रिपोर्ट से हाईकोर्ट सहमत। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नीट यूजी 2026 के लिए अब 21 जून को होगी दोबारा परीक्षा। अगले साल से ऑनलाइन होगी नीट की परीक्षा, नहीं मिलेगी ओएमआर शीट। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अफवाहों से बचने की अपील। और कर्नाटक में हिजाब पर बदला नियम, सियासत में फिर गरमाया मजहबी मुद्दा। केरल से बंगाल तक कांग्रेस पर बढ़ते दबाव और तुष्टीकरण के आरोप तेज। तो सबसे पहले इस वक्त के सबसे महत्वपूर्ण फैसले जो इंदौर हाईकोर्ट का फैसला आया है उस पर हम बात करेंगे। भोजशाला मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला आया है इंदौर हाईकोर्ट का। प्रसिद्ध भोजशाला विवाद पर आज इंदौर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में भोजशाला को मंदिर करार दिया है। कहा है कि ये एक हिंदू मंदिर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में इस मामले पर साल 2022 में याचिका दायर की गई थी। पिछले महीने 6 अप्रैल से लगातार सुनवाई के बाद 12 मई को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वही कोर्ट ने आज इस मामले में अपना अहम फैसला सुनाया है। वर्षों से भोजशाला का यह केस हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्षकारों के बीच विवाद का विषय बना रहा है। पूरा विवाद इस बात का है कि भोजशाला हिंदुओं की आराध्य वाग्देवी अर्थात मां सरस्वती का हिंदू मंदिर है या फिर कमाल मौला की मस्जिद है। हिंदू पक्ष की दलील है कि भोजशाला प्राचीन समय से मां वाग्देवी, मां सरस्वती का मंदिर है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इस जगह पर कमाल मौला की मस्जिद है। यह केस कोर्ट में भी चलता रहा और समाज में भी इसको लेकर गहमा गहमी बनी रही। खासतौर पर बसंत पंचमी के दिन पूजा पाठ को लेकर अक्सर यहां तनाव का माहौल बना रहता था। हम आपको बता दें कि इस फैसले से पहले धार जिले में धारा 163 लागू कर दी गई थी। इसके साथ ही 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई थी और किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन और जुलूस पर रोक लगा दी गई थी। तो हम आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की सारी मांग को अदालत ने, इंदौर हाईकोर्ट ने मांग लिया है। और इसके साथ ही साथ अदालत की तरफ से यह साफ कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत नियमित पूजा अर्चना का अधिकार हिंदू पक्ष को मिलेगा। भोजशाला परिसर में मुस्लिम समाज की धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, यानी अब नमाज वहां नहीं पढ़ सकेंगे।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसले के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गौशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे, और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आई है, सरकार ने एएसआई की जो रिपोर्ट्स थी उसको भी स्वीकार किया है, जो उसने पूरा विस्तार से दलील दी थी वो भी स्वीकार किया है, और साफ तौर पर जो हिंदू पक्ष की अभी आपने उनके वकील को सुना है किस तरह से की सारी दलीलें मान ली गई हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रेयस इस वक्त मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, और उसके साथ ही साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रेयस, सबसे पहले आपसे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जानना चाहेंगे, क्या कुछ अदालत ने कहा है, किस तरह से इसको लिया जा रहा है? बहुत ऐतिहासिक फैसला है ये। बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कही है कि जो भोजशाला है वो मंदिर के साथ साथ जो है संस्कृत शिक्षा का एक सबसे बड़ा केंद्र है। और जो एएसआई के जो तमाम जो दस्तावेज उन्होंने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए थे, और जो भी चीज़ें कोर्ट के सामने एएसआई ने प्रस्तुत किए थे उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो रही वो एएसआई का जो रोल था, उसने जो अपना 98 दिन का पूरा एक सर्वेक्षण किया था भोजशाला का, उसके बाद लगभग जो है 2500 पन्नों की एक रिपोर्ट दी थी, उसके बाद जो कुछ साक्ष्य मिले थे वो दिया था, और उन सभी आधार पर कोर्ट ने ये साफ किया है कि ये जो सब साक्ष्य मिले हैं जो भोजशाला से जो प्राप्त हुए हैं उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भोजशाला जो है वो मंदिर है, और मंदिर के साथ साथ संस्कृत शिक्षा का एक केंद्र है। वहां पर कोर्ट ने यह भी कहा कि मंदिर परिसर में जो है अब देवी सरस्वती की जो है प्रतिमा वहां पर विराज सकते हैं, और वहां पर जो है जो पूजा का दायित्व है, जो पूजा की पद्धति है वहां पर अब शुरू किया जा सकता है। जो हिंदू लोग हैं वो वहां पर आकर अब मां सरस्वती को पूज सकते हैं। क्या रिएक्शंस मिले हैं ऑन ग्राउंड? आम लोगों का क्या कहना है धार जिले में, और खासतौर पर जब भोजशाला की बात कही जा रही, इस मंदिर से जितने लोग जुड़े हुए हैं, क्या कुछ रिएक्शंस बहुत तेजी से आ रहे होंगे? जाहिर तौर पर आप भी उनको कलेक्ट कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए, न सिर्फ धार जिले के लिए, पूरे भारत के लिए आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। सिर्फ धार जिले की बात करें तो लोगों में खुशी की लहर है। जितने भी लोग हैं सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। कोर्ट के फैसले से सभी लोग खुश हैं। और जो तमाम जो पूरे मध्य प्रदेश की भी बात करें तो मध्य प्रदेश की जो जनता है वो भी इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद जी, अयोध्या का फैसला आया और काशी का, मथुरा का, 2 जगह पर इस तरह के विवाद चल रहे हैं जहां पर हिंदू मंदिर और मस्जिद को लेकर के की विवाद है। भोजशाला के विवाद अपने आप में अनोखा था, किस तरह से इसको देखते हैं? क्या कुछ इसका असर होगा? कैसे इसके क्या मायने हैं इस फैसले के? निखिल, पहले मैं आपको ये थोड़ा सा आपको ऐड करना चाहता हूं कि ये इसका कानूनी पक्ष समझिए। जी, कानूनी पक्ष ये है कि अभी से कुछ लोग इस बात को बहस को तेज करेंगे कि ये 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उससे ये बाहर भोजशाला है। तो जाहिर सी बात है कि वर्शिप एक्ट का इस पे भोजशाला पे, इस विवाद पे और इस पे कोर्ट के फैसले पे इसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि ये एएसआई के संरक्षित ये वो जगह है।
और एएसआई के ही कंट्रोल में ये सारी चीज़ें अब तक की ये व्यवस्था बनी हुई थी कि जो एक दिन जो है कुछ समय में मंदिर में के नाम पे वहाँ पे पूजा की बात होती थी, और एक दिन कुछ जो है वो मस्जिद के दावा करने वालों को वहाँ नमाज पढ़ने की इजाज़त मिलती थी फ्राइडे को। ये संघर्ष तब हुआ है जब ये ऐतिहासिक दस्तावेज को लेके कुछ लोगों ने इसमें अपनी बात रखनी शुरू की। तो जाहिर सी बात है कि वो बात तो ये परमार वंश के जो धरोहर के रूप में और राजा भोज की बात जब आप सुनते होंगे जी, तो उसकी ये एक गुरुकुल के नाम से ये काफी मशहूर धार जिले का ये भोजशाला रहा है, और उसकी एक बहुत ही प्राचीन लेगेसी है, जिसमें अभी जो बात हमारे रिपोर्टर कह रहे थे, जो बता रहे थे कि इन सारी चीज़ों को एएसआई ने जब 2024 में कोर्ट के आदेश पे ये संभाला था, इसका वैज्ञानिक अन्वेषण और इन चीज़ों को रिपोर्ट जब कोर्ट के सामने में रखा है जी। तो इसकी सारी जो कलाकृतियां हैं वो गुरुकुल की कलाकृतियां हैं। इनकी सारी कलाकृतियां जो है वो एक गुरुकुल जैसे वाग्देवी की वहाँ पे मूर्ति थी, जिसका एक नियमित रूप से वहाँ पे पूजा का आयोजन होता था। ब्रिटिश के ज़माने में मूर्ति चोरी हुई, मूर्ति अभी ब्रिटिश के म्यूजियम में ये रखा हुआ है, जिसमें कोर्ट ने भी सरकार को इस बात के लिए हिदायत दी है कि वो मूर्ति आनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि जो बात आपने अयोध्या से जोड़ा है कि इस देश का, आप ये कह सकते हैं कि इस धैर्य को भी, कि लोगों ने एक न्याय पे भरोसा किया है और लोगों ने कोर्ट के द्वारा इन सब चीजों की बात रखी है। 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर अयोध्या में बने, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और सुप्रीम कोर्ट के बड़े ऐतिहासिक फैसले के बाद। तो आप कह सकते हैं कि भोजशाला भी उसी कोर्ट के केस की सुनवाई में दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात को लंबे सालों तक, कभी लोअर कोर्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट में ये बात जब पहुंची थी, तो आप देखिए कि उसमें वैज्ञानिक अन्वेषण है, कोई धर्म, अध्यात्म और उसकी परंपरा से आगे। जब एएसआई ने अपनी कम से कम 2000 पेज की रिपोर्ट रखी है, एक एक इसकी ऐतिहासिक चीजों को सामने में रखा है, तो शायद कोर्ट को भी इस बात को सोचना पड़ेगा कि जो आर्टिकल 25 में किसी को एक धार्मिक इस बात के लिए एक अधिकार देता है कि वो अपने आराध्य देव को और अपनी आस्था को पूजा कर सकता है, तो शायद ही दुनिया का कोई ऐसा कोर्ट होगा जो किसी के आराध्य को और किसी के भक्त को इन चीज़ों से रोक सकता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी पक्ष को अब कम से कम इस बात के लिए कोई बहस की गुंजाइश नहीं होगी। ये बात सारे लोग वहां धार से क्या पूरी दुनिया के लोग जानते थे कि ये गुरुकुल है। ये मंदिर के जो पूरे बनावट और गुरुकुल के वो पूरे भोजशाला के परिवेश में जाते ही आपको लगेगा कि ये भव्य कभी गुरुकुल का ये स्वरूप तस्वीरें हमारे आपकी तस्वीर आपके सामने में आ रही है। देख सकते हैं कि किस तरह से इस पर मंदिर पे जो नक्काशियां हैं, जो देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं, वो बहुत जिसको कहते हैं कि साफ तौर पर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है जो इसकी इमारत है। हमारे दर्शक इसको बहुत इन तस्वीरों को देखकर खुद ही जान सकते हैं कि ये एक मंदिर रहा होगा। आप इसमें के लिए जोड़ सकते हैं कि ये मंदिर के चारों 800 से ज्यादा इसके पिलर है जी। अब उसके पिलर की कलाकृतियां देखिए, बहुत कुछ। तो अगर बीच में कुछ और इसमें जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एएसआई की जो रिपोर्ट थी कि भोजशाला में 106 खंभे और 82 प्लास्टर मिले हैं जो पुराने मंदिरों का हिस्सा थे, उन्होंने बाद में कमाल मौला मस्जिद में इस्तेमाल किया गया। स्तंभों पर देवताओं की मूर्तियां, जो कि आप अपने टीवी सेट्स पर देख सकते हैं, और अन्य आकृतियों को तोड़ा या विकृत किया भी गया है। 10वीं से 11वीं शताब्दी के परमारकालीन शिलालेख के साथ साथ बाद के समय के सिक्के भी यहां पर मिले हैं। तो इससे ज्यादा रिकॉर्ड्स और क्या चाहिए। एएसआई की जो 2000 पेज की रिपोर्ट की बात आप विनोद जी आप कर रहे हैं और श्रेयस जिसकी बात कर रहे थे, ये बताती है कि ये स्थल जो है मूल रूप से एक हिंदू मंदिर रहा होगा। तो ये अदालत का फैसला आया कि ये मंदिर था। तो किस तरह से विनोद जी आप देख रहे हैं कि इसके बाद, क्योंकि जाहिर तौर पर यह हाईकोर्ट का फैसला है और इसके बाद जैसा कि एक जो कानूनी पहलू है उसका कि सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचता है, जो मुस्लिम पक्षकार है उनके पास भी, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं कि कम से कम इसको भी बहुत ही एमिकेबल तरीके से आगे कम से कम सॉल्व किया जाना चाहिए। अब जबकि ये साबित हो गया है कि हिंदू मंदिर है, किसी विवाद का विषय तो तब होता है जब ये समझा जाए कि हमारा नहीं तुम्हारा है, या इसको लेकर के कोई विवाद हो। निखिल, जब हम लोग आज इसकी चर्चा कर रहे हैं और इस ऐतिहासिक फैसले की चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज उमा भारती जी को भी याद करना जरूरी है। क्योंकि एक उमा भारती ने अपने पहली बार वो चीफ मिनिस्टर बनी थी मध्य प्रदेश को, और इसी भोजशाला के कारण उनको एक त्याग पत्र देना पड़ा था। इसी भोजशाला विवाद के केस में एक मौका आया कोर्ट का जो उन्हें रिजाइन करना पड़ा था। तो आप कह सकते हैं कि इसको लेके सैकड़ों हजारों लोगों ने एक तरह से त्याग किया है।
एक बड़ा त्याग के रूप में आपको मैंने उमा भारती जी का उदाहरण दिया है। तो ऐसे लोग जिस तरीके से अपने एक विश्वास, एक अपने आराध्य को लेके, अपने पूजा स्थल को लेके जिस तरह से एक प्रतिबद्धता के सामने में खड़ी रहते हैं और उसमें कोई लड़ाई झगड़ा की बात नहीं कहते, कोई ऐसी जबरदस्ती की बात नहीं कहते हैं, तो मुझे लगता है कि दूसरे पक्ष को भी ये समझने की जरूरत है कि जब आप कोर्ट में आते हैं और उन चीजों को अपने सबूतों के तौर पर उसको रखते हैं, भोजशाला परिसर में आज जो वैज्ञानिक अन्वेषण है, जो इस साइंटिफिक पूरे चीजों को एएसआई ने रखा है, तो कोर्ट भी इस बात को मानने के लिए मजबूर हुआ है किसी न किसी रूप में कि ये मंदिर है, ये मंदिर था और ये मंदिर रहेगा। इसलिए आज उसने उस मंदिर के अस्तित्व को मानते हुए कोर्ट ने हिंदुओं को रोज पूजा करने का जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 में, उसके तहत पूजा करने का अधिकार दिया है। मुझे लगता है कि भारत में एक तरह का ये यशस्वी फैसला है जिसे सब पक्ष को मानना चाहिए। बिल्कुल सभी पक्षों को मानना चाहिए। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ, कुछ और जानकारी के साथ जुड़े हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी। अजीत, क्या नई और ताजा जानकारी आप हमको हमारे साथ साझा करेंगे, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि किस तरह से इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं? यही चीज मैं श्रेयस से भी पूछ रहा था जी। बिल्कुल, देखिए आपको रिएक्शन के पहले बता दूं मैं आपकी, देखिए इसका जो इतिहास रहा है भोजशाला का, ये संघर्ष का इतिहास बहुत पुराना रहा है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस जो है वो लंबे समय तक से इसकी मांग कर रहा था कि ये मंदिर है और इसको पूरी तरीके से मंदिर की जो है मान्यता दी जाए, मंदिर के जो अधिकार हैं वो दिया जाए, वहां पर पूजा करने की अनुमति जो है वो 7 दिन जो है वो दी जाए। और इसको लेकर अगर आपको मैं थोड़ा अतीत में ले जाऊं तो निखिल देखो, अतीत में अगर हम बात करें तो लंबा संघर्ष जो है वो हिंदू समाज ने इस फैसले के लिए किया है, इस लड़ाई को लड़ा है। 2002 में एक बड़ा आंदोलन वहां पर जो हिंदू संगठन है उन्होंने किया था, क्योंकि पहले यहां पर सिर्फ जो बसंत पंचमी का दिन होता था उस दिन ही जो है ये हिंदुओं के लिए मंदिर खुलता था और नमाज के लिए हर शुक्रवार को ये ओपन रहता था, तो ये व्यवस्था की गई थी। लेकिन बड़ा आंदोलन वहां पर हुआ, उसके बाद जो है एएसआई ने 2003 में जो है ये व्यवस्था दी कि हर मंगलवार को जो है वहां पर सरस्वती पूजा होगी और हर जो शुक्रवार जो है वहां पर नमाज अदा की जा सकेगी, और ये अभी तक चलता आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से मंदिर वो दिखाई देता है और वहां पर लगातार जो हिंदू संगठन थे वो मांग कर रहे थे कि ये मंदिर है और यहाँ पर पूरी तरीके से ये मंदिर जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है, राजा भोज परमार वंश ने इस मंदिर को करीब 1010 और 1100 के बीच में इसका निर्माण वहां पर किया था, और इसको एक संस्कृत की बड़ी एक पाठशाला थी जहां पर कि देश दुनिया से लोग वहां पर आते थे, संस्कृत और भारतीय ज्ञान दर्शन का अध्ययन करते थे। और इसको इस तरीके से मस्जिद या किसी दूसरे धर्म स्थल के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। इसको लेकर लगातार वहां पर जो हिंदू संगठन इसकी मांग कर रहे थे, लगातार वहां पर लोगों को इसको लेकर काफी सेंटीमेंट भी थे, लोगों में आक्रोश भी था, और लंबी लड़ाई जो है ये वहां पर लड़ी गई, ये कानूनी लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद ये फैसला जो है यहाँ पर आया। तो निश्चित तौर पर जो यहाँ पर जो इंदौर, धार, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में जो लोग हैं जो जानते हैं कि भोजशाला जो है उसका क्या महत्व है, और धार जो कि राजा भोज की राजधानी रही है। देखिए निखिल, धार जो है, राजा भोज का नाम हम सभी ने सुना है, परमार वंश के प्रतापशाली राजा थे जो कि बहुत प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, ज्योतिष के विद्वान थे, वो हम कहें कि जो ट्रिग्नोमेट्री के विद्वान थे, तो वो गणित के विद्वान थे, तमाम चीज़ों में विद्वान थे। तो उन्होंने हमेशा ज्ञान अर्जन को और काफ़ी आगे रखा, और इसी के लिए उन्होंने भोजशालाओं का निर्माण जो है कई जगह पे करवाया था, जिसमें कि एक जो है भोजशाला जो कि धार में थी और जो कि एक अध्ययन अध्यापन का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। और उस महत्वपूर्ण केंद्र में वाग देवी यानी कि सरस्वती देवी की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित थी, जो कि अभी भी जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है उसको लंदन के संग्रहालय में उसको रखा गया है, और उसको भी वापस लाने की लगातार लंबे समय से मांग जो है वो हिंदू संगठनों के द्वारा की जा रही है। तो एक साफ तौर पे अगर आप जाएंगे वहां पर, अगर आप देखेंगे धार में, तो भोजशाला को देखेंगे तो आपको जो उसकी नक्काशी दिखाई देती है, जो वहां पर आपको मूर्तियां दिखाई देती है, जो उसकी जो मीनारे हैं उसमें जो आप देखते हैं जो कि खंबे हैं उसमें जो नक्काशी है, उसमें जो कमल बने हैं, उसमें जो श्लोक लिखे हुए हैं, वो साफ तौर पर गवाही देते हैं कि ये पूरी तरीके से एक हिंदू मंदिर है, एक हिंदू जो है प्रतिष्ठान है, और ये कहीं से भी जो है वो कमाल मौला मस्जिद या किसी तरह की दूसरे धर्म का जो है स्थान नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो है इतनी लंबी लड़ाई जो है वो हिंदू संगठनों ने लड़ी, वहां पर साइंटिफिक सर्वे उसका हुआ, पूरी वीडियोग्राफी जो है पूरी कराई गई, और कोर्ट के जज खुद वहां पर गए और जजों ने
खुद जाकर वहां पर मुआयना किया। तो सभी स्तर पर जो है उसको जांचा गया, परखा गया, सभी तथ्यों को सुना गया। मुस्लिम पक्ष जो था वो भी लगातार दावा कर रहा था कि ये कमाल मौला मस्जिद है, ये बहुत पुरानी है, पूरा परिसर जो है उसको मस्जिद के रूप में उसको घोषित किया जाए, ये जो है मुस्लिम पक्ष की मांग थी। लेकिन हिंदू पक्ष लगातार इस चीज की दुहाई दे रहा था कि साफ तौर पर देखने में अगर देखें आप तो ऊपर से दिखाई देता है कि जो उसकी वास्तुकला है, जो वहां पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, जो वहां पर जो चित्र बने हुए हैं, जो वहां पर प्रतिमाएं बनी हुई हैं, वहां के खंभों में, वहां के जो गलियारे हैं, वहां पर वहां की दीवारें हैं, वो साफ तौर पर गवाही देती है कि ये एक जो है पाठशाला थी, एक मंदिर था और पूरी तरीके से ये हिंदू जो धर्म को समर्पित था। देखिए आप जब देखेंगे भोजशाला को तो उसका पूरा एक कॉरिडोर बना हुआ है और बीच में एक यज्ञशाला भी बनी हुई है। तो पहले के समय में जो संस्कृत का अध्ययन अध्यापन करते थे, जो ये तमाम जो धार्मिक ग्रंथ थे उनका अध्ययन करते थे, कहीं ना कहीं वो अनुष्ठान भी करते थे। तो अनुष्ठान के लिए भी एक वहां पर यज्ञ की वेदी बीच में बनी हुई है, चारों तरफ से एक कॉरिडोर बना हुआ है और वहां पर अलग अलग जो है पूरी एक संरचनाएं जो है वो बनी हुई है, जो कि दिखाती है कि किस तरीके से जो है ये आर्किटेक्ट कितना रिच रहा है, कितना धनी रहा है अपने उसको लेकर। तो वो चीज समान तौर पर दिखाई दे रही थी। उसके बाद भी जो है लगातार जो है इस पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन लंबी लड़ाई जो है हिंदू पक्ष ने लड़ी है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने इसके लिए लगातार प्रयास किया और विष्णु शंकर जैन जो कि वकील रहे हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, उन्होंने तमाम दलीलें वहां पर दी। उन्होंने कोर्ट के सामने तमाम ऐसे तथ्य रखे, तमाम उन्होंने भोजशाला को लेकर, राजा भोज को लेकर, राजा भोज का जो इतिहास रहा है उसको लेकर, भोजशाला का जो इतिहास रहा है उसको लेकर, और वहां पर जो वीडियोग्राफी कराई गई कोर्ट के द्वारा उसमें जो तथ्य निकल के सामने आए, वहां पर जो साइंटिफिक सर्वे हुआ उसके तथ्य जो निकल के सामने आए, तो वहां पर खुदाई भी कराई गई थी। वहां पर कोर्ट ने खुदाई भी कराई कुछ हिस्से में और वहां से भी कुछ ऐसी चीजें निकल के आई जो कि साफ तौर पर गवाही दे रही थी कि यह जो भोजशाला है वो पूरी तरीके से हिंदू मंदिर है और राजा भोज परमार वंश ने इसको बनाया है। और ये जो सरस्वती देवी है, जिनको की वाग देवी कहा जाता है, जो कि शिक्षा की, ज्ञान की देवी कही जाती है, उनको ये समर्पित है और ये पूरी तरीके से हिंदुओं को इस पे अधिकार मिलना चाहिए। और निश्चित तौर पर एक बहुत लंबे संघर्ष अदालत ने इस बात को माना, कानूनी लड़ाई के बाद जो है हिंदू पक्ष की जीत हुई है। जी, अदालत ने इस बात को माना है। इंदौर हाईकोर्ट ने साफ तौर पर अपने इस फैसले में कहा है। इससे पहले कि विनोद जी मैं आपके पास आऊं और इसके राजनीतिक पहलू को पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन मैं श्रेयस आपसे जानना चाहूंगा, कानून व्यवस्था को लेकर की भी तैयारियां की गई हैं, शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए भी तैयारियां की गई होंगी। क्या कुछ जानकारी इस विशेष संदर्भ में है आपके पास, और कोई अगर आप स्पेशल कोई इनपुट देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार अगर बात करें तो धार में जो है एसपी सुबह से ही जो है पूरी फोर्स के साथ तैनात थे और पूरे जिले में और जो पूरा जो भोजशाला परिसर था वहां पर जो है लगातार जो है पुलिस बल तैनात किए गए थे। काफ़ी भारी संख्या में जो है सुबह से ही जो पुलिस बल थी उनकी तैनाती की गई थी, चूँकि आज शुक्रवार का दिन भी था और शुक्रवार का दिन जो है वो मुस्लिम पक्ष के लिए जो है ईद माफ़ करिएगा नमाज के लिए जो है वो दिया जाता है। दोपहर 1 बजे से लेकर और 3 बजे के बीच जो है वहां पर मुस्लिम पक्ष को नमाज अदा करने के लिए वो अनुमति दी गई थी। आज शुक्रवार का दिन भी था और आज भी यथावत जो है जो मुस्लिम लोग थे वो वहां पर नमाज अदा करने गए। काफ़ी जो है वहां पर जो माहौल था वो चूंकि स्थिति न बिगड़े और स्थिति को संभालने के लिए जो जिले के कप्तान थे उन्होंने लगातार जो है सुबह से लेकर अभी तक जो है पूरी निगरानी की है और काफ़ी भारी संख्या बल में वहां पर जो है पूरे जो पुलिस के जवान थे और तमाम जो सुरक्षा थी वहां पर उसके मद्देनजर जो है काफ़ी सुरक्षा जो है कड़ी की गई थी। ठीक बात है। विनोद जी, 1991 का जो क्लॉज था आप बता रहे थे कि वो यहाँ लागू क्यों नहीं होगा, एक तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि दर्शकों को थोड़ा सा इसके विषय में विस्तार दें और दूसरा आप देख रहे हैं कि पिछले 10-12 वर्षों में जिस तरह से सनातन संस्कृति का एक जिसको कहते हैं कि दोबारा प्रादुर्भाव अगर मैं कह दूं या ये कहूं कि उस सनातन संस्कृति के चेतना का एक दोबारा जागरण हो रहा है, कैसे आप इसको परिभाषित करेंगे और भोजशाला का ये जो परिसर है, जो ये फैसला है, ये उसको और आगे बढ़ाएगा? निखिल, आप बिल्कुल, ये कम से कम दर्शक को जानना चाहिए कि एएसआई संरक्षित जितने भी परिसर हैं उस पे 91 का जो ये वर्शिप एक्ट है वो लागू नहीं होता है।
वो लागू होता है जो स्टेटस 1947 का बनाया गया था, जो आप कह सकते हैं कि बहुत जल्दीबाजी में बाबरी मस्जिद के और इसके राम मंदिर विवाद के बाद जो मस्जिद टूटने के बाद ये फैसला नरसिंह राव सरकार के समय में ये एक्ट बन के आया था। बीजेपी की उस समय से लगातार आपत्ति रही है कि आपने भारतीय संस्कृति और भारत की जो अपनी पहचान है उसको भी आप खत्म करने के लिए प्रयास किया गया था। लेकिन उसमें एक क्लॉज है कि एएसआई का जो संरक्षित जितने भी जगह हैं वो इस एक्ट के अंदर में नहीं आता है। तो जाहिर सी बात है कि ये आज भी एएसआई के संरक्षित ये है, भोजशाला है। अब इसमें एएसआई पे डिपेंड करता है कि इसकी पहचान वो किस रूप पे रखे। जैसे अभी तक एएसआई ने ही ये व्यवस्था दी थी मंगलवार के लिए और शुक्रवार के लिए कि मंगलवार को यहाँ पे बाग देवी की पूजा होगी और शुक्रवार को इनका पूजा होगा। वसंत पंचमी को लेके भी ऐसी व्यवस्था एएसआई ने दी थी। अब जब कोर्ट ने ये बात कही है कि कोर्ट की तरफ से जब इसको मंदिर मान लिया गया है, हिंदू पूजा स्थल मान लिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब एएसआई का इस मामले में एक पक्ष को इसमें स्वतंत्रता मिलेगी कि वो जब चाहें तब वहां पे पूजा अर्चना अपना कर सकते हैं। ऐतिहासिक अगर आप साक्ष्य देखें तो जो बात अभी आदित्य बोल रहे थे, अजीत कह रहा था, बहुत ऐतिहासिक पक्ष की चीजों को रखा है, बढ़िया रखा है कि राजा भोज की जो अपनी एक प्रसिद्धि थी इतिहास में, उस पारबार वंश के बहुत प्रतापी राजा के रूप में हम जानते हैं उनको। लेकिन उससे भी ज्यादा ज्ञान विज्ञान को लेके है जी, ज्ञान और गुरुकुल को लेके मध्य प्रदेश के इस धार के जिले की अपनी वो थाती थी कि उसकी पहचान आप देखिए कि वाग्देवी की प्रतिमा तो लगभग हर गुरुकुल में होती थी, लेकिन दो प्रतिमाएं आपको दो विशिष्ट रूप से शारदा पीठ में आपको सरस्वती की मूर्ति आप पूजा के विधान आप देखते होंगे, और वही भोजशाला का ये वाग्देवी की ये मूर्ति थी जिसे अंग्रेजों के समय में उसके पीरियड में मंदिर मूर्ति चोरी हुई और वो अभी म्यूजियम में पड़ा हुआ है, ब्रिटिश म्यूजियम में जी। तो अब ये है सवाल, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, जिसकी अपनी, जब आप सिविलाइजेशनल स्टेट कहते हैं तो ये सारी चीजें आपके सिविलाइजेशनल स्टेट को पुख्ता करता है कि भारत जहां भी है वो उसकी इस पहचान से ही है। भारत एक राष्ट्र के रूप में अगर आप देखें तो दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम, ये सांस्कृतिक धरोहर की पहचान ही आप भारत को एक राष्ट्र के रूप में आपको उसके परिभाषित करती है। तो इस रूप में अगर आप देखें तो भोजशाला की इस प्रतिमा को, खास करके इस स्थल को, आज अगर इस विवाद का हल हुआ है तो मुझे नहीं लगता है कि इसको लेके और किसी पक्ष को कोई शिकायत होगी, क्योंकि निखिल ये बात भी जानना जरूरी है कि उसमें कितने लोग थे। वहां जो धार के उस इलाके में आप देखिए भोजशाला के आसपास तो कोई मुस्लिम पक्ष की बहुतायत एक आबादी नहीं है। जैसे राम जन्मभूमि के आसपास आप अयोध्या में देखिए कि एकदम ऐसे ही लगा कि मंदिर के बीच में कोई मस्जिद आ गया हो जी, वैसा ही बनावट यहाँ भी है। कुछ ही लोग वहां पे आते थे और इस तरह की नमाज की एक फॉर्मेलिटी करते थे जी, जबकि ये बात लोग जानते थे कि ये भोजशाला है, गुरुकुल है और हिंदू के एक प्राचीन धर्मस्थल रहा है, उसका एक सरोकार रहा है, उसकी संस्कृति से रही है। लेकिन आप उसको, आप जिस तरह से ये व्यवस्था बनी सत्ता में, शासन में, इन चीजों को इग्नोर किया गया, और आज जब वहां पे ये संघर्ष का परिणाम है, उस त्याग का परिणाम है कि लोगों ने अपनी पहचान के लिए लड़ा, संघर्ष किया कोर्ट के द्वारा। कभी भी इसके लिए इस तरह के कोई राइट जैसी कोई बड़ी ऐसी घटना नहीं हुई। लेकिन मैं ये चीज देख रहा हूं कि भारत का जो अपना एक आदर्श है और कोर्ट की जो इसमें अपनी एक व्यवस्था है, मुझे लगता है कि आज भोजशाला परिसर को, हिंदू मंदिर को एक पूर्ण रूप से स्थापित करने का एक बड़ा श्रेय कोर्ट को भी है, जो एएसआई का ये पूरा साइंटिफिक जो अन्वेषण है उसको एक मान्यता देकर मुझे लगता है कि लंबे दौर के इस विवाद को आज खत्म किया है। बिल्कुल, भारतीय संस्कृति, भारतीय धरोहर, भारतीय विरासत और साथ ही साथ भारतीय गौरव की भी बात हम अगर करें, भारतीय पहचान की पुनर्स्थापना अगर इस फैसले से हो रही है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। जाहिर तौर पर इस फैसले को आगे शायद रिव्यू कराया जाए, लेकिन किस तरह से विनोद जी आप इसको देखते हैं कि इसमें अब कम से कम एक वक्त है कि जब अदालत ने इस बात को साफ कर दिया है कि ये एक हिंदू मंदिर था वहाँ पर, अब इस बात पर बहुत इसमें राजनीतिक गहमा गहमी ना हो कम से कम, और तुष्टीकरण जैसी बातें सामने ना आए, इस तरह की चीज़ें सामने आनी चाहिए ताकि इसको कोई ईगो का या प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाए, और एक वैज्ञानिक साक्ष्य जो थे वो सामने आए और उसको दोनों पक्षों को मानना चाहिए। निखिल, आपके सामने में अयोध्या का वो जजमेंट जो है वो आपके सामने में है।
जब इलाहाबाद हाईकोर्ट से वो फैसला आया था, मेरा कहने का मतलब है कि इसको और आगे विवाद का विषय ये मैं वही चीज का जवाब दे उसी बात को रख रहा हूं आपके सामने में, थोड़ा सा रेफरेंस देके जी। कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था तो आपने उस समय में देखा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस राम मंदिर परिसर के 3 हिस्से में अलग अलग जो उनके लोग थे उनको जमीन का हिस्सा दिया था। उसमें मुस्लिम पक्ष जो सुन्नी बोर्ड का था उसको 50 गज जमीन मिली थी और बाकी राम मंदिर रामलला विराजमान ट्रस्ट को और एक और दूसरे ट्रस्ट को वो जमीनें मिली थी। तो ये 3 तरह हिस्सों में उसको बांटा गया था। अब आप देखिए कि अगर ये सुलह का ऐसा कोई माध्यम होता जो दोनों पक्ष आपस में बात करते और मिलते तो राम मंदिर का विवाद तो कब खत्म हो गया होता। लेकिन आप 50 गज जमीन को लेकर देखिए कि वो विवाद फिर सुप्रीम कोर्ट आया और लंबे दौर तक ये मामला चलता रहा। तो ये बताता है कि जिसमें राजनीति आती है, जिसमें कुछ लोगों का स्वार्थ जुड़ता है, जिसमें वोट की पॉलिटिक्स आती है, तो फिर वहां पे वो चुप नहीं बैठते कि भाई दोनों पक्ष को न्याय मिला है, वो दोनों पक्ष अपने अपनी बात से लेके आए थे और अपनी बात से संतुष्ट होकर घर जा रहे हैं। यहां राजनीति है। अब ये राजनीति जो है वो मध्य प्रदेश से लेके देश की राजनीति में उसको एक तरह से माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात करेंगे, वो इस तरह से एक धार्मिक आजादी और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे। तो ये राजनीति में जिनको चस्का है और राजनीति में जिसमें फायदे और नुकसान की बात देखते हैं उनके लिए तो ये बड़ा मुद्दा है, वो मामला आएगा ही सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो आस्था के लोग हैं, जो वहां के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको आज जरूर संतोष मिलेगा कि न्याय होता है और न्याय होते हुए उन्होंने आज देखा है। जी बिल्कुल, न्याय हो भी और न्याय होता हुआ दिखे भी, ये बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, श्रेयस आपका और अजीत आपका हमारे साथ इस विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से कर्नाटक की सियासत का असर सिर्फ कर्नाटक तक ही नहीं बल्कि उसका असर पश्चिम बंगाल और केरल तक देने की कोशिश की जा रही है। आखिर ऐसा क्या कुछ हो रहा है, ब्रेक के बाद। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे वोट बैंक की सियासत में हिजाब के साथ जनेऊ। जी, कर्नाटक सरकार ने पूर्व के यूनिफॉर्म, स्कूल के जो यूनिफॉर्म्स थे उसके आदेश को रद्द करते हुए नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में छात्रों को निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ सीमित धार्मिक और पारंपरिक प्रतीक पहनने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश जारी करते हुए फरवरी 2022 के उस आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जिसमें सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में हिजाब और अन्य धार्मिक प्रतीकों के पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। यानी उस प्रतिबंध को खारिज कर दिया, प्रतिबंध हटा लिया। राज्य सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए बीजेपी के नेताओं ने इसे सिद्धारमैया सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति बताया। बीजेपी नेता सीटी रवि ने कर्नाटक सरकार की इस तुष्टीकरण नीति की कड़ी निंदा की और कहा कि अगर हिजाब पहनने की अनुमति दी जा रही है तो भगवा शॉल को अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती है और क्यों नहीं दी जा रही है। मार्च 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को सही ठहराते हुए सख्त टिप्पणी की थी कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा नहीं है। अदालत ने माना कि यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लागू करना एक उचित प्रतिबंध है और स्कूलों में समानता और अनुशासन बनाए रखने के लिए यह फैसला जरूरी था। केरल और कर्नाटक के सीमावर्ती इलाके उडुपी में सक्रिय पीएफआई के सदस्यों ने स्कूलों में हिजाब पहनने के लिए आंदोलन शुरू किया था। 1-2 लड़कियों ने हिजाब पहनकर स्कूल आने की कोशिश की लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली। हिंदू संगठनों ने इसके विरोध में भगवा दुपट्टा पहनकर स्कूल जाने की इजाजत मांगी थी। हाई कोर्ट ने ड्रेस कोड के आदेश को सही माना जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई जहां यह मामला अब तक विचाराधीन है। लेकिन सिद्धारमैया सरकार ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाकर एक बार फिर सांप्रदायिक राजनीति पर बहस तेज कर दी है। कांग्रेस सरकार ने हिजाब के साथ साथ जनेऊ, तिलक और पगड़ी जैसे धार्मिक प्रतीकों को भी अनुमति दे दी है।
विपक्षी दलों का आरोप है कि जनेऊ और तिलक का नाम तो केवल दिखावे के लिए लिया गया है। असली मकसद मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए हिजाब की वापसी कराना है। तत्कालीन सरकार का तर्क था कि यूनिफॉर्म समानता और अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी है। धार्मिक प्रतीकों से संस्थानों में विभाजन की भावना पैदा हो सकती है। वहीं विरोध करने वालों का कहना था कि ये धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। उधर कांग्रेस ने आखिरकार केरलम के नए मुख्यमंत्री को चुन ही लिया, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी इंडियन मुस्लिम लीग के लोग सड़कों पर उतरकर जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान ने वीडी सतीशन के नाम पर मुहर लगाई है, लेकिन इस नाम पर अब बीजेपी की तरफ से तीखे हमले होने शुरू हो गए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग तक कह डाला है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने यह फैसला इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के दबाव में लिया है। आईयूएमएल कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ का हिस्सा है। केरल के विधानसभा चुनाव में यूडीएफ ने 140 में से 102 सीटें जीती हैं। यूएमएल आईयूएमएल के पास 22 सीटें हैं, जो कांग्रेस की 63 सीटों के बाद दूसरे सबसे ज्यादा संख्या है। सवाल यह है कि जब कांग्रेस विधायक कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल के पक्ष में थे, फिर वीडी सतीशन के नाम को लेकर आलाकमान को क्यों झुकना पड़ा। बीजेपी के इस आरोप का खुलासा इंडियन मुस्लिम लीग के लोग ही कर रहे हैं और अपनी मर्जी से सरकार चलाने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन जानना यह भी जरूरी है कि केरल से लेकर बंगाल और असम में एक समुदाय का वर्चस्व कांग्रेस पार्टी पर बढ़ रहा है। यह बीजेपी को कहने का मौका देता है कि मोहब्बत की दुकान में सामान क्या सिर्फ एक ही समुदाय के रखे गए हैं, यानी जो माल है मोहब्बत की दुकान में क्या वो सिर्फ एक ही समुदाय का है, यह भी समझने की जरूरत है। और बीजेपी नेता चलवादी नारायण स्वामी का कहना है कि यह कांग्रेस की वोट बैंक की सियासत है। ये कोर्ट में केस चल रहा है, इसके बीच में इनको क्या अर्जेंसी था? ये इनका अधिकार में रहने के लिए ऐसा कंफ्यूजन करके ये पब्लिक के साथ ये गेम खेल रहा है। ये कांग्रेस सरकार की नीति है। ये मुस्लिम लोगों के लिए अपीजमेंट कर करके उनको टारगेट बना रहा है कांग्रेस। ये वोट बैंक की हिसाब करके आपको ऐसा मदद करने में आपको तकलीफ कर रहा है कांग्रेस। लोग ये नहीं समझ रहा है। और भाजपा नेता अशोक गौड़ा का कहना है कि स्कूलों में हिजाब पर राजनीति की जा रही है। कट कोर्ट में भी बताया गया और क्लियर कटली प्रीवियस में भी बहुत सारे विचार में बताया गया कि प्रैक्टिसेस में हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। स्कूल में अगर आप लेके आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, आप अपीसमेंट करना चाहते हैं। कि हमने देखा है जैसे जिस दिन से ये सरकार आया वो बोल रहे हैं कि एक कम्युनिटी को आपके ही वजह से हमारा सरकार आया, आपके लिए हमारा सरकार है। वेरी क्लियर कट है कि मुख्यमंत्री और शिक्षण सचिव जो है दोनों इस सब्जेक्ट को समझते ही नहीं है। और बीजेपी नेता सीटी रवि का कहना है कि सिद्धरमैया को भगवा से दरअसल नफरत है। Hijab is not an essential religious practice in Islam. School uniform promote equality and secular discipline. वो सिद्धरमैया जी हमेशा सापरन के खिलाफ है, अभी भी सापरन के खिलाफ बोला है। नया क्या है? भारत में हजारों संप्रदाय है। आप एक संप्रदाय को अलो करके दूसरा संप्रदाय को मना कर नहीं सकता। मना करेंगे तो आप एंटी सेक्युलर हो जाता है। आप सेक्युलर है तो सभी संप्रदाय को अलो करना पड़ता है। अलग अलग संप्रदाय लोग अलग अलग ड्रेस पहन करके आने के लिए अलो करना पड़ेगा। और कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे का भी उन्होंने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। We did not withdraw the code, the dress code in this thing. All we have said is that all religious organizations or all your religious practices will have equal space in the society, which is as per the constitution. Whether it is a turban, whether it is tilak, whether it is ash, whether it is sandal, whether it is headscarf. What is the ambiguity in this? We are very clear, no?
तो प्रियंक खड़गे का कहना है कि सभी को बराबर की अनुमति मिली है, इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश शक शुबह की नहीं रह जाती है। लेकिन दरअसल गुंजाइश जो है वो इसके पीछे की है कि ये लागू करने की जब ये मामला अदालत में था तो क्या वजह थी, सियासत साफ समझी जा सकती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ज्योति जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित तिवारी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में। ज्योति, आपके पास आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है। अपडेट्स तो आप हमको बताएं ही, क्योंकि सियासत इसको लेकर गर्म है। ये कहा जा रहा है कि इतना सीधा मुद्दा नहीं है कि सभी को इजाजत दे दी गई है। दरअसल टारगेट कोई एक पक्ष है, क्योंकि ये मामला जब अदालत में था तो क्या इतनी जल्दी थी, क्या इतनी हड़बड़ी थी? निखिल जी, जैसे आपने कहा, ये मुद्दा जैसे दिख रहा है उतना सीधा साधा नहीं। जैसे 4 साल से हिजाब ना कोई ये नहीं था, प्रोमिनेंस नहीं था, लेकिन अभी 4 साल के बाद हिजाब और एक बार राज्य में इसका साउंड हो रहा है। तो कर्नाटक सरकार ने अभी हिजाब पहनने की आदेश दिया है। तो वो कहते हैं कि धार्मिक संकेत है, हिजाब पहनना धार्मिक संकेत है। लेकिन जो मामला अभी कोर्ट के कटकटे में है, जो कोर्ट अभी भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं दिया है, पेंडिंग है, फिर भी कर्नाटका राज्य सरकार इतनी जल्दबाजी में हिजाब पहनने की अनुमति क्यों दी? 2022 में जब बीजेपी सरकार था, बुम्माई जी का सरकार था, उन्होंने एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास किए थे कि ये धार्मिक संकेत नहीं है, तो स्कूल में इक्वालिटी होना चाहिए, इसलिए उन्होंने हिजाब या कुछ धार्मिक संकेत को रद्द कर उन्होंने आदेश दिया था। लेकिन 4 साल के बाद फिर से ये घमासान हुआ है। तो जैसे कर्नाटका सरकार ने इस आदेश को पास किए, उसके बाद ही तुरंत कर्नाटका में जो हिंदू संगठन थे और बीजेपी जो विधायक नायक सब थे, सरकार के खिलाफ उनके आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। हिंदू जो संगठन है जो रास्ते पे आकर सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किए, और भाजपा की जो लीडर्स है वो भी यही कह रही कि ये कोई धार्मिक संकेत या इक्वालिटी का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कौम को, एक धर्म को तुष्टीकरण करने की, एक धर्म को प्लीज करने के लिए कर्नाटका सरकार ऐसे कर रहे हैं। और राजनीति में सुनने में ये भी आया है, इट्स नॉट अ कंफर्म सोर्स, लेकिन राजनीति में ये सुनने आया है कि जो दावणगेरे बाई इलेक्शन हुआ उस वक्त जो मुस्लिम कैंडिडेट को वहां पे टिकट नहीं दिया, तो कांग्रेस को थोड़ी उन पे भारी पड़ा। एसडीपीआई कैंडिडेट जो थे, कांग्रेस की कैंडिडेट के खिलाफ वो खड़े हुए थे, उन्हें वहां पे वोट डिवाइड हुआ। तो यहाँ वहां होकर बहुत प्रयास के बाद कांग्रेस कैंडिडेट वहां पे जीत गए। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि इसकी भरपाई करने के लिए मुस्लिम जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनको भरपाई करने के लिए भी कांग्रेस ऐसे कर रहे हैं। जो भाजपा की नायक सीटी रवि हो या आर अशोक हो या अशोक गौड़ा, चलवादी नारायण स्वामी, सब यही कहते हैं कि अगर आपको धार्मिक संकेत नजर आता है तो भगवा शॉल पे क्यों नहीं। प्रियंक खड़गे हो या सिद्धरामैया, सीएम सिद्धरामैया जी तो वेरी क्लियरली उन्होंने ये ही कह दिया है कि ये जो भगवा शॉल है ये कोई धार्मिक संकेत नहीं है, इसलिए हम भगवा शॉल को हम अनुमति नहीं दे रहे। तो जैसे 4 साल से पहले हुआ था, जो विद्यार्थियों के बीच जो झगड़ा हुआ था या प्रोटेस्ट हुआ था, अभी जो सरकार की जो आदेश है, कहीं ना कहीं ये डर का माहौल तो निर्माण हुआ है। कुछ ही दिनों में स्कूल और कॉलेज स्टार्ट होने वाली है, तो जो बच्चों के बीच सरकार ही ऐसे बंटवारे कर रहे हैं, लोगों में भी एक सुनने को आ रहा है। तो वो कहते हैं कि हमने इक्वालिटी दे रहे हैं, जनिवार हो या रुद्राक्ष हो, जो भी है हम अलाउ कर रहे हैं, लेकिन जैसे दिख रहा है वैसा सीधा नहीं है। कहते ये है लेकिन निशाना तो दूसरे ओर। जी बिल्कुल। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे जुड़े हुए हैं, अमित तिवारी जी। अमित तिवारी जी, दरअसल अगर जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट होने की बात अगर कही जाए और लीगली भी उसको कहे, मॉरल ग्राउंड्स पर, लीगल ग्राउंड्स पर, जो भी आप उसको समझे, कि वो कह रहे भाई हमने तो ये फैसला सभी के लिए हटाया है, कोई पगड़ी भी पहन के आ सकता है, सिर्फ आप इसको हिजाब के उस पर तो क्यों देख रहे हैं, ये इसमें एम्बिग्यूटी क्यों फैला रहे हैं, इसमें क्यों पॉलिटिक्स देख रहे हैं, कैसे इसको देखेंगे? निखिल जी देखिए, ये हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये मुद्दा शुरू कहां से हुआ। ये मुद्दा शुरू होता है उडुपी से 2022 में, जहां पर पीएफआई जो संगठन है उससे जुड़े हुए कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक अभियान चलाया हिजाब को लेकर, कि वो स्कूलों में
शैक्षिक संस्थानों में हिजाब पहनकर जाएंगे। तो उस आंदोलन के बाद जब ये पूरा का पूरा और एक रणनीति के तहत इसको किया गया, तो उस पूरे के पूरे अभियान के बाद जब ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट में गया, तो आज जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेकर आई है कांग्रेस पार्टी की सरकार जो कर्नाटक में चल रही है, वो इस पर मौन समर्थन करते हुए दिख रही है, एकदम खुलकर इसका समर्थन करते हुए दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात, पूरा का पूरा मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है, उसको बाईपास करते हुए आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेकर आते हैं। एक सबजुडिस मैटर पर आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्यों लेकर आ रहे हैं? कौन सा संविधान ये कहता है कि एक हिजाब अगर संवैधानिक है तो भगवा को आप बैन कर दीजिए? कौन सा संविधान ये पढ़ रहे हैं? यही समझने की बात है। तो ये घोर तुष्टीकरण की राजनीति है, शुद्ध तौर पर इसको राजनीतिक एक संविधान के का जिल्द लगाकर तुष्टीकरण को पेश किया जा रहा है हम सबके सामने। दूसरी बात, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मैंने संविधान की बात की कि ये कौन सा संविधान पढ़ रहे हैं। आपको पता है पीएफआई एक प्रतिबंधित संगठन है, और एक प्रतिबंधित संगठन जो कि उसके प्रतिबंधित जितने भी उसके ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं साथ, उन सबको प्रतिबंधित किया गया। उसके अगर उसका जो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक जो लेखा जोखा लिखा जाता है एक संविधान के तौर पर, उसका संविधान अगर आप देखेंगे तो वहां पर इन सारी चीजों का जिक्र है कि हमें शरिया के तहत चलना है, हमें हिजाब पहनना है, हमें हर जगह हिजाब में जाना है, इस तरीके की चीजों को किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार कर्नाटक में चल रही है, वो पीएफआई का संविधान पढ़ रही है या देश का संविधान पढ़ रही है? ये दोनों चीजें समझने की बात है। इन दोनों चीजों में के बीच ही आपको इसका ये जो पूरा का पूरा, आप देखिए उडुपी से लेकर वायनाड और वायनाड से लेकर बंगाल, इनका एक ही मॉडल चलता है, एक ही मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी चलता है, एक ही प्लेबुक चलता है, एक ही टूल किट चलता है, और एक पार्टी जो इसको रसद पानी देकर चलाने का काम करती है वो है कांग्रेस पार्टी। इसको हर जगह जहां जहां भी इनकी सरकारें हैं वहां वहां देख लीजिए। चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव आपने देखा, चरम पे तुष्टीकरण था, वहां पर क्या हालात हुए उसके इलेक्शंस के बाद। आसाम आपने देखा, उसी तरीके से केरलम पे ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट ये चल रहा है। आज देखिए केरलम में जो सरकार वहां पे चुनी गई, वो सरकार आज वहां पर कांग्रेस पार्टी का सीएम कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से नहीं चुना जाता है, वो चुना जाता है पनक्कड़ से, पनक्कड़ हाउस से। और पनक्कड़ हाउस क्या है? पनक्कड़ हाउस एक राजनीतिक, एक धार्मिक राजनीतिक गढ़ है, एक उसका एक हेडक्वार्टर है। तो पनक्कड़ से जब आप चीजों को चलाने का प्रयास करते हैं, पनक्कड़ से जब आप अपने नेताओं को चुनने का प्रयास करते हैं, तो इसी से समझ में आ जाता है कि आपकी मानसिकता क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि संविधान की जिल्द में लपेटकर हमें तुष्टीकरण पेश किया जा रहा है, और घोर अपराधजनक है, ये घोर अपराधजनक है, इसकी पर तुरंत इसको वापस लेना चाहिए। ठीक, हमारे साथ कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। उससे पहले विनोद मिश्रा जी, आपको लगता है कि इसके जो मैसेजेस है दरअसल सिर्फ ये कर्नाटक तक सीमित नहीं है, जैसा कि अभी अमित जी कह रहे हैं कि ये दरअसल पूरे देश में या उन राज्यों में भी हैं जहां पर बीजेपी की कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या वहां के लिए भी मैसेजिंग है, या आने वाले जो चुनाव हैं जो राज्य हैं वहां पर मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? निखिल, अमित जी ने बहुत विस्तार से बताया, त्रिपाठी जी उसका जवाब देंगे अभी। मैं बस एक लाइन में बस इनको याद दिला रहा हूँ कि ये देखिए कि इस देश में हम लोग 2022 से ही इस खबर को कर रहे हैं। उडुपी में आपको याद होगा निखिल, उस लड़की का नाम था खुशबू, और ये खुशबू नाम की लड़की जिस तेवर से आई थी हिजाब पहन के स्कूल कॉलेज में, अपने 10th की शायद ये 12th की वो स्टूडेंट थी, तो एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था और मीडिया में उसकी काफ़ी सुर्खियाँ भी हुई थी। लेकिन उस सुर्खियों से ज़्यादा ये है कि पाकिस्तान के कई हैंडल से और कई जो आउटफिट हैं ऐसे हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट का, उसने उसको एक बहादुर लड़की से अपना कवर बनाया था। तो आप ये सोचिए इस घटना को कि उडुपी कर्नाटक और केरल का एक बॉर्डर इलाका जहाँ पीएफआई ने इसको लॉन्च किया था, इस पूरे हिजाब आंदोलन को, और उसमें से एक लड़की निकलती है और पूरे यहाँ के अखबारों और यहाँ के सुर्खी तो बात छोड़िए, पाकिस्तान की वो सबसे बड़ी एक बहादुर लड़की बना के उसको पेश किया गया था। किसके खिलाफ, किस समाज ने उसको विरोध किया था? सरकार के एक गाइडलाइन था जिसमें वो कहा गया था कि बच्चे स्कूल में एक यूनिफॉर्म में दिखें, इसके लिए बाकायदा पेरेंट्स जो थे उनके सिग्नेचर लिए जाते थे। हम लोगों ने इस स्टोरी को फॉलो किया है, इसलिए मुझे याद है कि जो ये खुशबू थी उनके पेरेंट ने भी इस बात के लिए सिग्नेचर किया था कि वो
इस पे हम इस बात से सहमत हैं कि ये उसमें ड्रेस कोड हम इसके बच्चे पे लागू करेंगे, लेकिन वो ऐसा किया नहीं। और जब उसके बात बनी तो वहाँ एक तरह से समझौता ये हुआ कि वो जब आए हिजाब पहन के तो कम से कम एक ड्रेसिंग रूम दिया गया जहाँ पे वो चेंज करें, स्कूल में सब बच्चे की तरह दिखे, लेकिन उस पर भी तैयार नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक सरकार ने खास करके सिद्धारमैया पे बहुत प्रेशर है अभी तो उस अपने प्रेशर को थोड़ा सा डिफ्यूज करने के लिए उन्होंने ये शगुफा दिया है, क्योंकि केरल में अभी मुस्लिम लीग का जिस तरह से वो प्रदर्शन आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस अभी एक संदीप त्रिपाठी से जवाब ले लेते हैं इसका। संदीप त्रिपाठी जी, जब अदालत में मामला था तो इतनी हड़बड़ी किस बात की थी? जो मैसेजेस तो इससे जा ही रहे हैं और आरोप लगेंगे। किस चीज का सवाल क्या है पूरा? जी ये दरअसल ये जो पूरी चर्चा है, दरअसल अब मैं आपको या तो विस्तार से आपको बताऊं, आप देर से जुड़े हैं और आपको बताया गया होगा कि ये जो पूरी चर्चा है ये इस विषय पर है कि कर्नाटक में जिस तरह से हिजाब को अलाउ किया गया है स्कूलों में, अदालत ने इस पर रोक लगा रखी थी कि यूनिफॉर्म जो है वो किसी भी बच्चे को, इसलिए क्योंकि यूनिफॉर्मिटी दिखाता है, एक रूपता दिखाती है, कोई गरीब कोई अमीर नहीं, कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं, और इसी वजह से यूनिफॉर्म का कंसेप्ट आया है। अदालत ने कहा यूनिफॉर्म ही पहन कर आएगा, कोई इसमें इफ बट नहीं है, लेकिन उस पर एक कानून लाते हुए और अब ये एक फैसला लिया है कि भाई कोई भी वहां पर पहुंचे पहने और हिजाब भी पहना जा सकता है। इसको लाने के पीछे मंशा क्या है? क्योंकि पीएफआई से लेकर के बहुत सारी बातें विनोद जी ने और उसके पहले अमित जी ने बता दी हैं। नहीं तो क्या आपका चैनल पीएफआई को जो है डोज कर रहा है, ये मानता है? त्रिपाठी जी एक मिनट सुनिए विनोद जी, उनको कहने दीजिए। जी क्या पूछा आपने, फिर से पूछिए। नहीं क्या पीएफआई को मानता है आपका चैनल? नहीं आप मानते हैं नहीं मानते हैं? नहीं हमारा चैनल की बात ही नहीं है। सुनिए नहीं सुन लीजिए। सिद्धारमैया ने जो फैसला लिया वो हमारा चैनल माने या ना माने उससे क्या फर्क पड़ता है? और चैनल कौन होता है मानने वाला या ना मानने वाला? कैसी अजीब बात कर रहे हैं आप। पीएफआई के फैसले को हम माने या ना माने, ना अब आपने चूंकि उलझाने के लिए या तो आपके पास जवाब नहीं है, लेकिन चैनल इसको माने ना माने, कोई चैनल फॉर दैट मैटर, नहीं कोई चैनल फॉर दैट मैटर माने ना माने, इससे क्या मतलब है? हम नहीं मानते या मानते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? चलिए संदीप जी के पास कोई जवाब नहीं शायद। नहीं हमारे पास सारे जवाब। हाँ तो दीजिए सर, दीजिए सर। जब बोलने दीजिएगा तब नहीं बोलने नहीं, सवाल ऐसे नहीं चलेगा सर कि आपके चैनल के पास आपका चैनल, देखिए चैनल पर सवाल मत उठाइए, चैनल पर सवाल मत उठाइए सर, मैं ये सुनने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ। चैनल पर सवाल मत उठाइए, चैनल पर सवाल मत उठाइए। आप अगर आप जवाब आपके पास है तो सीधे सीधे जवाब दीजिए, सीधे सीधे जवाब दीजिए, आंखें मत दिखाइए, आंखें मत दिखाइए और जोर से मत बोलिए, आंखें मत दिखाइए, जोर से मत बोलिए। अगर आपके पास जवाब है तो दीजिए, दाएं बाएं मत जाइए, इधर उधर की ना बात कर, बता कि ये फैसला क्यों लागू हुआ, बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, चिल्लाइए मत, बोलिए बोलिए। आप क्या कर रहे थे? बोलिए बोलिए, आप क्या कर रहे थे? देश में अभी आपने पीएफआई का नाम लिया ना, हमने कहा क्या आपका चैनल मानता है कि पीएफआई आज भी इस देश में चल रहा है, वो काम कर रहा है? आंदोलन तो आपका था, आपने उस आंदोलन को फ्रस्ट्रेट तो दिया। जब इस केंद्र सरकार ने एक संगठन को बैन कर दिया और उस संगठन को शर्म आनी चाहिए। आप एक तरफ भारत के चैनल हो, देश का प्रतिनिधित्व करते हो और आप भारत सरकार के खिलाफ ही कह रहे हो कि भारत सरकार भाई साहब पाकिस्तान से ट्वीट होता है, इतने अनजाने मत बनिए, इतने अनजाने मत बनिए। पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है सर, तो ये किसी को बरगलाइएगा, किसी और को, ये किसी और को बरगलाइएगा। इस देश की जनता सब जानती है पीएफआई बैन है, पीएफआई का आंदोलन था, पीएफआई ने उसको खड़ा किया और आपने उसको प्रेशर दिया, तो क्या बाकियों को मूर्ख समझ रहे हैं? 24 लाख युवाओं, ये तुम्हारे चिल्लाने से नहीं हो जाएगा। 24 लाख युवाओं का भविष्य के साथ पेपर लीक करा के खेल रही है, उस पर सवाल ना हो तो राहुल जी यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, फिर एक लेके आ गए हिजाब। अरे नौटंकी बंद करो। अरे हाँ, जो सवाल मुश्किल हो, जिनका जवाब देना मुश्किल हो और सांसें अटकने लगे, उसमें ये बंद कर दो। खाली आपका और आपका महिमा बंधन नहीं हो पाएगा। बहुत धन्यवाद इस चर्चा से जुड़ने के लिए। जवाब आपके पास नहीं है, सवाल जब मुश्किल होता है तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, चलिए धन्यवाद।
ज्योति जी आपका धन्यवाद, अजीत जी धन्यवाद, संदीप जी धन्यवाद, विनोद जी धन्यवाद। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।